हमारा विषय क्या है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हाट वाज इट एंड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। देयर आर सम पेरेनियल ट्रुथ्स, कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की हमेशा सच रहेंगी और आज भी वो सच है। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी? सबसे पहले तो क्यूबा लैटिन अमेरिका का एक छोटा सा देश, और जहाँ पर कोल्ड वॉर का जो दौर था या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो एक पूरा दौर चला, वो आपको पता है कि आइडियोलॉजिकल बैटल का दौर था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का दौर था। कम्युनिज्म को लीड कर रहा था यूएसएसआर, जो आज रशिया है, और कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था यूएसए। और है क्या कि दोनों के बीच में एक जो वॉर था वो खुला फ्रंटल अटैक तो नहीं था, मतलब वो लोग एक दूसरे से डायरेक्ट हमला तो नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट एक दूसरे से वॉर तो नहीं कर रहे थे, बट प्रॉक्सी मीडियम से वॉर कर रहे थे। अब ये प्रॉक्सी मीडियम्स क्या थे? प्रॉक्सी मीडियम्स ये थे कि वो दूसरे देश में अपनी आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट, अपने लोगों की गवर्नमेंट इंस्टॉल करते। जैसे क्यूबा की जो गवर्नमेंट थी, जिसका जो सैन्य तानाशाह था, मिलिट्री डिक्टेटर था, जिसके कहते थे बटिस्टा, सो वो अमेरिका के द्वारा समर्थित था पूरी तरीके से, तो उस गवर्नमेंट पर अमेरिका का कंट्रोल था। उसी तरह से जो यूएसएसआर के आसपास के कंट्रीज थे, वहाँ पर जो है वो यूएसएसआर के जो कम्युनिस्ट रिजीम है या जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसके समर्थित लोगों का शासन था। और ये दोनों कंट्रीज क्या करते थे, यूएसए और यूएसएसआर क्या करते थे कि अपने जो भी इस तरह की गवर्नमेंट जहाँ जहाँ स्टैब्लिश करते, जो ऐसे स्टेट्स होते, उनके नेचुरल रिसोर्सेज का, उनकी मार्केट्स का यूज करते अपनी इकोनॉमिक माइट को डेवलप करने के लिए। तो एक तरीके से उनको सैटेलाइट स्टेट्स की तरह या प्रॉक्सी स्टेट्स की तरह यूज किया जा रहा था। और दोनों की पावर दिखाने का तरीका क्या था कि किसकी ज्यादा देशों में सरकार है या किस आइडियोलॉजी की ज्यादा देशों में सरकार है। आपने देखा कि वियतनाम में यही हुआ कि वियतनाम में जनरली जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यूएसए वहां पर आया, हमला हुआ और बहुत लंबा एक वॉर चला। ऐसे ही एक देश है क्यूबा। तो क्यूबा में सच क्या था कि क्यूबा की जो गवर्नमेंट थी वो बटिस्टा की गवर्नमेंट थी, जिसको अमेरिका का समर्थन था। और ऑब्वियस सी चीज है कि कहीं पर भी वो चाहे अमेरिका के द्वारा समर्थित हो या यूएसएसआर के द्वारा समर्थित हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो, कहीं पर भी अगर कोई गवर्नमेंट किसी बाहर की कंट्री के द्वारा बैक्ड है या उसके आदेशों के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी करप्ट होगी, वो अपने लोगों को के इंटरेस्ट को ताक पर रखेगी। काइंड ऑफ आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी सोवर्निटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रही होगी। अब होता क्या है? होता यह है कि क्यूबा का जो तानाशाह था बटिस्टा, उसके खिलाफ लगातार वहां के जो लोकल लोग थे वो धीरे धीरे उसका विरोध करना शुरू कर रहे थे। इसी विरोध के बीच में एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम होता है फिदेल कास्त्रो, ठीक। और वो फिदेल कास्त्रो क्या करता है, वो कहता है कि भाई ये जो बटिस्टा की रजीम है इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, ये अमेरिका के द्वारा समर्थित है, ये बहुत करप्शन कर रही है और सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दे रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, गरीबों के पास में वेल्थ नहीं है और हम सब लोग गरीब होते जा रहे हैं, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो सरकार के समर्थन में है बस वही अमीर होते जा रहे हैं, ठीक है। और ये आरोप लगाता है और वो कहता है कि भाई हम यहाँ पर कम्युनिज्म लाएंगे, हम यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जिसमें कोई अमीर नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, और अमीरों का हम धन लेकर के गरीबों में दे देंगे। जो भी एक पूरा कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, उसका ओपियमेट था, वो पूरा वहां पर वो फैलाने की कोशिश करता है। अब चूंकि देखिए, कहीं पर भी जब लोग किसी चीज से सताए हुए हों और आप उसी चीज को सॉल्व करने के लिए संघर्ष करने लगो, तो लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं। फिदेल कास्त्रो वाज अ फायरी लीडर, बहुत अच्छा ऑरेटर था, एक अग्रेसिव आदमी था, यंग था, तो क्या हुआ, लोग उसके साथ में जुड़ने लगे। ही ऑल्सो हैड अ फ्रेंड कॉल्ड चे गुवेरा, ठीक है ना, वो भी एक बहुत इसी तरह का यंग और बहुत एक रेवोल्यूशनरी टाइप का आदमी। तो इन दोनों ने मिलकर के वहां पूरा मूवमेंट खड़ा किया। जब ये मूवमेंट खड़ा हो गया तो यूएसएसआर को लगा कि अब इस देश में घुसने का आइडियल समय है। हालांकि के लोग ये भी कहते हैं कि वो पहले से फिदेल कास्त्रो को समर्थन कर रहे थे और अमेरिका के अगेंस्ट में जो कुछ भी क्यूबा में हो रहा था उसको पहले से ही समर्थन कर रहे थे। तो अब अमेरिका के द्वारा बैक्ड गवर्नमेंट थी और यूएसएसआर चाहता था कि यहां पर हम अमेरिका को इस देश से बाहर कर दें और हमारी विचारधारा आ जाए, हमारी समर्थित सरकार आ जाए। तो अमेरिकन यूएसएसआर ने क्या किया, फिदेल कास्त्रो को समर्थन देना चालू किया, वेपन्स, पूरा उसको पैसा और हर तरीके से समर्थन देना चालू किया। और धीरे धीरे फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, लोगों को ऑर्गेनाइज किया, और लोगों को ऑर्गेनाइज करके क्या किया उसने, जो बटिस्टा की सरकार थी उसको वहां से उखाड़ करके फेंक दिया। और फेंकने के बाद में क्या हुआ कि जो है फिदेल कास्त्रो स्वयं वहां के लीडर बन गए। अब क्या था, कल तक जिस देश में अमेरिका समर्थित सरकार थी उसी देश में अब यूएसएसआर समर्थित सरकार आ चुकी थी। वहां पर अब कैपिटलिज्म को रिप्लेस कर दिया था
कम्युनिज्म ने, पूंजीवाद को रिप्लेस कर दिया था साम्यवाद ने। अब क्या होने वाला था, अब क्यूबा जो है वो अमेरिका के मतलब पड़ोस में है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगा अरे मेरे बॉर्डर पे मेरी जो एक अपोजिट आइडियोलॉजी है वो आ गई है, यानी कि मेरे बॉर्डर पे यूएसएसआर स्ट्रांग हो रहा है। तो यूएसए ने क्या किया, बहुत अलग अलग तरीकों से जो है वो क्यूबा को डोमिनेट करने की कोशिश की। कभी जो है वो वहां पर हमला कराया, कभी फिदेल कास्त्रो को असैसिनेट करने की कोशिश की, और ये सब चलता रहा, ठीक। इसी दौरान एक घटना घटित होती है, वो क्या, जिसे हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब ये देखा जाता है कि आप लगातार, क्यूबा ये देखता है कि भाई हमारे ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है और हम अपनी, क्यूबा छोटा सा देश है, तो वो रशिया से रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमको प्रोटेक्शन दी जाए और हमको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए। तो रशिया जो क्या, यूएसएसआर क्या करता है, इस रिक्वेस्ट पर क्यूबा के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल्स खड़ी कर देता है। अब क्यूबा के बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल खड़ी करने का मतलब है कि पूरा यूएसए, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स उसकी जद में आ रहा था, और अगर रशिया जो है वहां से न्यूक्लियर अटैक कर देता क्यूबा बॉर्डर से, तो पूरा का पूरा अमेरिका को तहस नहस करने की स्थिति में था। इसका जवाब देते हुए अमेरिका ने क्या किया, यूएसएसआर के बॉर्डर्स पर जो उसके स्टेट्स थे, जो उसके फ्रेंडली कंट्रीज थे, वहां पर जाकर के न्यूक्लियर मिसाइल्स खड़ी कर दी। यानी कि अब यूएसएसआर पूरा जो है वो अमेरिका के न्यूक्लियर हमले के जद में आ गया था। यानी कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के न्यूक्लियर मिसाइल्स के निशाने पर आ चुके थे। अब आप यहां पर एक चीज समझिए, जब दोनों कंट्रीज को यह लगता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, दोनों के पास कैपेबिलिटीज हैं, दोनों हमला करेंगे तो लाखों करोड़ों लोग मरेंगे, दोनों का विनाश होगा, तो ऐसी स्थिति में MAD निकल के आता है, मैड। ये तो मैडनेस है, लेकिन मैडनेस का फुल फॉर्म क्या है, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। और दोनों देशों के लीडर्स मिलते हैं, और दोनों देशों के लीडर्स मिलकर के जब ये बातचीत करते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई अगर ये एस्केलेशन हुआ, अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ, तो हम दोनों न्यूक्लियर क्षमताओं से संपन्न हैं और हम दोनों एक दूसरे को तहस नहस कर देंगे, हम दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा कंट्री है, जो हमारे कंट्रीज हैं, उसको अपार क्षति पहुंचेगी। तो दोनों ने समझौता किया कि नहीं, ये पागलपन है, हम दोनों जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं। दोनों की मिसाइल्स ने वहां से विड्रॉ कर लिया। तो एक इतनी बड़ी न्यूक्लियर वॉर, इतना बड़ा न्यूक्लियर क्राइसिस अवर्ट हो पाया। लेकिन इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि दोनों में से अगर किसी एक कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो उस कंट्री को झुकना पड़ता, दूसरा कंट्री उसको डराता। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो हिरोशिमा के बाद में, नागासाकी के बाद में सबको ये पता है कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। तो न्यूक्लियर वेपन्स आर ओनली फॉर डेटरेंस, डराने के लिए होते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ो। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का जनरली कोई यूज नहीं करता है। टैक्टिकल न्यूज की चर्चा आई थी, लेकिन उसका भी उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन अगर उसका यूज नहीं करना है तो उसकी जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि वो आपकी कैपेबिलिटी को बिल्ड करता है, और आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हो कि सामने वाला आप पर हमला करने की सोचेगा नहीं। अब चूंकि दोनों के पास में कैपेबिलिटीज थी, दोनों के पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज थी, तो क्या हुआ, दोनों को ये लगा कि अगर वॉर हुआ तो हम दोनों का डिस्ट्रक्शन होगा। एक के पास ना होता तो दूसरा वाला उसको निपटा देता। यानी कि फॉरेन पॉलिसी की रियलिटी क्या है? Only when you will acquire, you will increase your national capabilities, you will be able to sit on the table of negotiation with your part, with putting your part strongly. मतलब अगर आपके पास में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं है, अगर आपके पास में अपनी कैपेबिलिटीज नहीं है, तो क्या होगा? तो सामने वाला आपको टेम करेगा। तो नेगोशिएशंस का पहला लॉजिक क्या है कि आपकी अपनी नेशनल कैपेबिलिटीज बहुत विराट, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी नेशनल कैपेबिलिटीज स्ट्रांग नहीं है और आप किसी से नेगोशिएट करने जाते हो, तो आपके नेगोशिएशंस में बात नहीं मानी जाएगी, बिकॉज योर पार्ट विल बी वीकर। इसीलिए एक बहुत छोटी सी कविता है जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को बहुत अच्छे से समझाती है। कविता रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक, लेकिन आप इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से रिलेट करके देखिए। भगवान राम जब वॉर चल रहा था और ये समुद्र के तट पर पहुंच गए, तो भगवान राम ने क्या किया? उन्होंने समुद्र से आराधना करनी चालू करी।
3 दिन तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे हुए बने छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठा अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। यानी कि अगर आपकी कैपेबिलिटीज हैं, शर का मतलब बाण, बाण मतलब शक्ति का द्योतक, अगर आपकी कैपेबिलिटीज हैं तो आप क्या करोगे, आप अपनी कैपेबिलिटीज अगर आपके पास हैं तो ही आप संधि करने जाओगे, तो ही आप अगर संधि का प्रस्ताव रखोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, वरना क्या करेगा, सामने वाला आपको निपटा देगा। भाई आप कमजोर हैं और पहलवान को थोड़ी माफ कर सकते हो, तो एक झापड़ देगा आपको, आप किनारे हो जाएंगे। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जियोपॉलिटिकली सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी, बिल्ड योर नेशनल कैपेबिलिटीज टू अ लेवल वेयर योर से इन नेगोशिएशंस इज टेकन सीरियसली, because if you don't develop your national capabilities in every negotiation you will not be taken seriously.